जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ फौज की कार्रवाई पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका और इंडिया के मीडिया का भी मौजू बनी हुई है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा आईएसआई के डीजी रहने वाले किसी ओहदेदार का एहतसाब हो रहा है। पाकिस्तान में इससे पहले कभी भी इस तरीके से फौज ने अपने एक्स डीजी आईएसआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अब यहाँ पर जो अहम सवाल जनरेट होता है, अहम क्वेश्चन रेज होता है, वो यही है कि जनरल फैज़ हमीद ने एज आ डीजी आईएसआई 2019 से लेकर 2021 में ऐसा क्या मुख्तलिफ किया जो इससे पहले आने वाले डायरेक्टर जनरल्स ऑफ आईएसआई थे इन्होंने नहीं किया। क्या इनसे पहले जो डायरेक्टर जनरल्स ऑफ आईएसआई थे उन्होंने इस तरह सियासत में मुदाखलत नहीं की, मीडिया पर असरअंदाज नहीं हुए, अदालती फैसलों पर असरअंदाज नहीं हुए? ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ दूसरा बड़ा अहम सवाल ये कि जनरल फैज़ हमीद अगर 2019 से 2021 तक ये सब कुछ करते रहे हैं, सियासत में मुदाखलत, अदालती फैसलों पर असरअंदाज होना, मीडिया पर असरअंदाज होना, तो क्या इसमें सिर्फ जनरल फैज़ अपनी कैपेसिटी में सब कुछ कर रहे थे या उस वक्त का पूरा सिस्टम जनरल फैज़ हमीद को सपोर्ट दे रहा था? ये दो अहम क्वेश्चंस आज हम समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आईएसआई की मुदाखलत, आईएसआई की इंटरफेरेंस ये 80s के बाद की एक इस्टेब्लिश्ड रियलिटी रही है। अगर देखा जाए पॉलिटिकल सेल के तौर पर आईएसआई का पॉलिटिकल सेल जो है वो बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1975 में बनाया था, इस्टेब्लिश किया था कि आईएसआई दुनिया भर के अंदर, दुनिया भर के ममालिक में जिस तरह खुफिया एजेंसीज होती हैं, आईएसआई का किरदार भी इस तरह का था। लेकिन 1975 में भुट्टो ने जब आईएसआई का पॉलिटिकल विंग बनाया तो इसके लिए ये कानूनी जवाज़ दिया गया, ये एक लीगल एक तरीका बयान किया गया, लीगल जस्टिफिकेशन पेश की गई कि चूँकि हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस चल रहा था जिसमें भुट्टो के मुताबिक जो बलोच नेशनलिस्ट और पश्तून नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो गद्दारी के मरतकब हो रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की साजिश की थी। तो इस साजिश के तहत उन पर हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस चल रहा था। इस हैदराबाद ट्रिब्यूनल में इंटेलिजेंस ने कई तरह की रिपोर्ट्स पेश करनी थी इन नेशनलिस्ट लीडर्स के ख़िलाफ़। अब ज़ाहिर बात है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स जो हैं वो ट्रिब्यूनल तभी मुसद्दका मान सकता था अगर इसको बाकायदा कोई सेल पेश करे, कोई सेल इसकी ओनरशिप ले। तो ये जस्टिफिकेशन दी गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से कि पॉलिटिकल सेल इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ पर नज़र रखेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी या नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं कर रही। ये वो बुनियादी जवाज़ था जो 1975 में दिया गया पॉलिटिकल सेल बनाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल ज़िया के दौर में, चूँकि तो वो दौर ही सारा मार्शल्ला का था और उसमें तो ज़ाहिर बात है ख़ुद कमांड एंड कंट्रोल सारी फ़ौज के पास थी, तो वो आईएसआई ने फ़ौज के इशारे पर ही काम करना था। लेकिन एक दिलचस्प बात ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो डीजी आईएसआई थे मेजर जनरल ग़ुलाम जिलानी ख़ान 1971 से लेकर 1978 तक, यानी भुट्टो दौर ख़त्म होने के एक साल बाद तक भी रहे, लेकिन असल में भुट्टो दौर में, भुट्टो के पूरे दौर में डीजी आईएसआई मेजर जनरल ग़ुलाम जिलानी ख़ान ही रहे। ये वही ग़ुलाम जिलानी थे जो जनरल ज़िया के दौर में उनका राइट हैंड बने, पंजाब के गवर्नर बने, और इन्होंने नवाज शरीफ को ग्रूम करने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। जनरल ज़िया के फ़ौजी दौर में ज़ाहिर बात है वो फ़ौज ही सब कुछ कंडक्ट करी थी। इसमें आईएसआई की अहमियत में इसलिए इजाफा हो गया कि अफ़गान वार चल रही थी और 1979 से लेकर 1987 तक जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान और उसके फौरी बाद फिर हमीद गुल डीजी आईएसआई रहते हैं। अब ये वो दौर था जब अफ़गानिस्तान में जंग हो रही थी, सोवियत फोर्सेस के ख़िलाफ़ अमेरिका, CIA, सऊदी अरेबिया, ये सारे ममालिक पाकिस्तान को
सपोर्ट कर रहे थे, इमदाद दे रहे थे, और पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वार करवा रहा था अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। तो यहाँ से आईएसआई का रोल ज़रा पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत होता है। तो अब हम देखते हैं कि 90s में आईएसआई की मुदाखलत पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ही बहुत बढ़ जाती है। इस हवाले से 1990 का बड़ा मशहूर केस, असगर खान केस, जिसमें ख़ुद जो डीजी आईएसआई रहे हैं उस दौर में, जिस दौर में आईजीआई बनाई गई थी, असद दुरानी, 1990 से 1992 तक, इन्होंने 1990 के इलेक्शन में आईजीआई के पॉलिटिशियंस में पैसे बांटने का एतराफ़ भी किया, यानी इलेक्शंस में इंटरवीन करने का एतराफ़ भी किया। लेकिन ये भी फैक्ट हमारे ज़हन में रहे कि असद दुरानी ने ये कहा था कि उन्होंने अपने बॉस के कहने पर ऐसा किया, यानी आर्मी चीफ जो थे 1990 में असलम बेग, उनके कहने पर ऐसा किया। इसके बाद जो मुख्तलिफ अहम, अगर हम देखें, डायरेक्टर जनरल्स बनते रहे, तो इसमें बेनज़ीर ने कोशिश की थी कुछ अरसे के लिए कि एक रिटायर्ड जनरल को लगाया जाए, और उन्होंने शमसुर रहमान कल्लू को लगाया था। इस चीज़ को फ़ौज ने अच्छी नज़र से नहीं देखा, उस वक्त की इस्टबलिशमेंट ने अच्छी नज़र से नहीं देखा। उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने 1998 में ज़ियाउद्दीन भट्ट को ये समझ कर लगाया था कि ये इनकी लाइन फॉलो करेंगे, लाइन टॉक करेंगे, एक तो कश्मीरी भी हैं और दूसरा ये सिविल हुकूमत के ताबे रहेंगे। और उसमें कोई शक भी नहीं है कि ज़ियाउद्दीन भट्ट ने एज आ डीजी आईएसआई नवाज शरीफ की हुकूमत को तंग किसी किस्म का भी, कहीं से भी, तब जब ये ज़ियाउद्दीन भट्ट थे तो नवाज शरीफ की हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात नहीं पैदा की गई। उसके बाद फिर मुशर्रफ दौर में एक मरतबा फिर आर्मी डायरेक्ट रूल कर रही थी, तो ज़ाहिर बात है आईएसआई और ये सब, आईएसआई और मिलिट्री आपस में मिलकर ही पॉलिसियाँ तरतीब दे रही थी। लेकिन इसमें 2004 से 2007 तक अशफाक परवेज़ कियानी डीजी आईएसआई रहे, और ये कहा जाता है बहुत से हॉर्सेस माउथ से, यानी जो उस वक्त जिन्होंने वाक़यात अपने सामने देखे हैं, कि 2007 की जब वकला तहरीक शुरू हुई थी तो इसको बढ़ाने में, इसको प्रवोक करने में, इसको ज़्यादा असरअंदाज बनाने में अशफाक परवेज़ कियानी ने भी डीजी आईएसआई के तौर पर अपना किरदार अदा किया था। उसके बाद एक और मशहूर ज़माना डीजी आईएसआई 2008 से 2012 तक अहमद शुजा पाशा रहे। अहमद शुजा पाशा पर भी काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगे कि ये सिविल मामलात में मुदाखलत करते हैं। लेकिन 2008 में एक और इंटरेस्टिंग वाक़या भी ये होता है, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होती है, इसके कुछ अरसे बाद 2008 के आखिर में ये ऐलान किया जाता है कि आईएसआई का पॉलिटिकल सेल, पॉलिटिकल विंग ख़त्म कर दिया गया है। इस चीज़ को उस वक्त के आर्मी चीफ अशफाक परवेज़ कियानी भी कहते हैं, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी भी फ़ख्र से ऐलान करते हैं कि आईएसआई का पॉलिटिकल सेल ख़त्म हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो बाद के वाक़यात थे, ख़ास तौर पर 2008 से 2012 तक अहमद शुजा पाशा के दौर में के बारे में कहा जाता है, जिस तरह सिविल मामलात में मुदाखलत हुई, और फिर ख़ास तौर पर ज़हीरुल इस्लाम जो 2012 से 2014 तक डीजी आईएसआई रहे। ज़हीरुल इस्लाम से ये मंसूब किया जाता है कि जो 2014 में पीटीआई ने या पाकिस्तान अवामी तहरीक तहरुल कादरी की जो पार्टी है, इन्होंने जो धरने दिए थे, उसमें कहा जाता है कि ज़हीरुल इस्लाम की दरपर्दा हमायत हासिल थी। उसके बाद रिजवान अख्तर रहे 2014 से 16 तक, नवीद मुख्तार रहे 2016 से 18, और फिर कुछ अरसे के लिए आज के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी डीजी आईएसआई रहे। इनको इमरान खान ने किन वजूहात की बिना पर अलग किया वो हर कोई जानता है कि जब इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी के करप्शन के हवाले से इमरान खान के सामने सबूत पेश किए गए तो इमरान खान ने इनको तब्दील कर दिया। ये खैर हमारा चूँकि आज का मौजू नहीं है, आज हम समझना चाहते हैं फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है और फैज़ हमीद जो करते रहे हैं, इसको हम हिस्टोरिकल एंगल में समझने की कोशिश करते हैं। अब फैज़ हमीद आते हैं 2019 से लेकर 2021 तक, और ये पाकिस्तान की सियासत पर ज़रा सा भी नज़र रखने वाला आदमी जानता है कि इमरान खान को इस दौर में हर तरह की भरपूर सपोर्ट फराहम की गई जनरल फैज़ की तरफ से। भरपूर अदालती फ़ैसले हों, कानून साजी हो, मीडिया को कंट्रोल करना हो, किन जजेस को तैनात करना है, कौन से बिल मंजूर करने हैं, बजट कैसे मंजूर करने हैं, मुकम्मल तौर पर सपोर्ट रही जनरल फैज़ की। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट जिसको ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको जिस तरह लाना चाहिए वो नहीं ला रहा, वो ये कि क्या जनरल फैज़ हमीद ये जो कुछ कर रहे थे, ये बिल्कुल ज़ाहिर बात है उनकी
ان کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں تھا، ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ ایم این ایز ایم پی ایز کو اس طرح کریں، پولیٹیکل پارٹیز میں توڑ پھوڑ کریں، عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہوں، ججوں کی تعیناتی کے فیصلوں پر اثر انداز ہوں. لیکن کیا وہ اپنے طور پر یہ کر رہے تھے؟ اگر ہم فیکٹس دیکھیں، بالکل فیکچول پوزیشن دیکھیں، تو یہ اصل میں باجوہ ڈاکٹرائن کے تحت جو پورا ایک سسٹم ترتیب دیا گیا تھا، ایک پورا نظام بنایا گیا تھا باجوہ ڈاکٹرائن کا 2017 کے بعد سے، جس میں پولیٹیکل پارٹی کے طور پر پی ٹی آئی آگے تھی. عدلیہ میں ججز کی ہم بات کریں تو ثاقب نثار ان ججز کو لیڈ کر رہے تھے جو باجوہ ڈاکٹرائن کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے. میڈیا کی ہم بات کریں تو اے آر وائی جیسا میڈیا، اور اس اے آر وائی کے تقریباً تمام جو اینکرز تھے یہ، اور اے آر وائی چونکہ بڑا چینل ہے اس لیے میں نام لے رہا ہوں، باقی کئی چھوٹے موٹے چینل بھی شامل تھے. یعنی یہ پورا نیکسس تھا جو باجوہ ڈاکٹرائن، جنرل قمر جاوید باجوہ، اس کے بعد عدلیہ کے کئی ججز جن کو جسٹس ثاقب نثار لیڈ کر رہے تھے، اور میڈیا کا کچھ سیگمنٹ جس میں اے آر وائی بڑا نام تھا. یہ پورا اس پروجیکٹ کو لے کر چل رہا تھا. اس میں جنرل فیض حمید کا کوئی اکیلا کردار نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ جنرل فیض حمید اپنے ایما پر یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے بہت سے معاملات میں ایکسیڈ بھی کیا. خاص طور پر جو یہ کرپشن کا الزام سامنے آ رہا ہے، یہ ہوگا بالکل ایسی کرپشن ہوگی، ظاہری بات ہے. 2017 میں بہت اہم سورسز یہ بتاتے ہیں کہ بالکل ایسی کرپشن ہوئی. یہ خیر اب 2017 کا واقعہ ہے، اس کو آج 7 سال گزر گئے ہیں. اور پلس یہ کہ اس سے پہلے بھی کئی ڈی جیز ایسے رہے ہیں آئی ایس آئی میں جن پر کرپشن کے الزامات لگتے رہے ہیں. خاص طور پر افغان وار کے دوران اختر عبد الرحمان پر جتنا کرپشن کا الزام لگا ہے اتنا شاید پاکستان میں کسی بھی نہیں لگا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے افغان جنگ سے ڈالرز لے لے کر اپنی 7 نسلوں کو سنوار دیا ہے، اور ہمیں وہ نظر بھی آتا ہے. اختر عبد الرحمان کے بیٹے اور پوتے جس طرح کا لائف سٹینڈرڈ جی رہے ہیں، ارب پتی بنے ہوئے ہیں، وہ کچھ نظر بھی آتا ہے. تو کرپشن کا معاملہ ان کے خلاف بھی بالکل جائز ہے جنرل فیض حمید کے. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ تو ایک باجوہ ڈاکٹرائن کے ایک کریکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے. یعنی اس ڈرامے میں بہت سے کریکٹر تھے جو میں نے نام لیا. عدلیہ کے کئی ججز بھی تھے، جنرل باجوہ اور ان کے ہمنوا کئی اور جرنیل بھی تھے، اور پھر جنرل فیض حمید ان میں سے ایک تھے. تو اب یہ سب کچھ جو ہے وہ کہہ دینا کہ جس طرح یہ کہا جانا کہ جی جنرل فیض حمید یہ کر رہے تھے، عمران کو ایسے سپورٹ فراہم کر رہے تھے، عمران کے لیے یہ کر رہے تھے، قانون سازی ایسے کروا رہے تھے، پی ٹی آئی کو ایسے مضبوط کر رہے تھے، ججز کو ایسے تعینات کرا رہے تھے. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت کا سسٹم جنرل فیض حمید کو یہ بھرپور سپورٹ فراہم کر رہا تھا. بہرحال اگر جنرل فیض حمید چاہتے تو وہ سٹینڈ لے سکتے تھے، وہ استعفیٰ دے سکتے تھے، وہ اس غیر جمہوری کھیل کا حصہ بننے سے، غیر جمہوری جو یہ ڈرامہ رچایا جا رہا تھا پاکستان میں، اس میں اداکاری کا کردار ادا کرنے سے انکار کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ بھی ناچتے رہے ٹون پر. عمران خان ان کی ٹون پر ناچتے رہے، یہ عمران خان کی ٹون پر ناچتے رہے. تو بالکل احتساب ہونا چاہیے. جس نے بھی پاکستان میں جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے، عوام کی حاکمیت کو نقصان پہنچایا ہے، عوام کے مینڈیٹ کو لوٹا ہے، اس کا بالکل احتساب ہونا چاہیے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پھر نظام سے بھی سوال کھڑے ہونے چاہیے، سسٹم سے بھی سوال کھڑے ہونے چاہیے. افراد سے ضرور ہونے چاہیے لیکن سسٹم سے بھی ضرور سوال ہونے چاہیے، اور پتہ لگنا چاہیے کہ وہ سسٹم کیا تھا جس میں جنرل فیض حمید کو اتنا موقع ملا کہ انہوں نے اتنا زیادہ ایکسیڈ کیا اور اتنی زیادہ زیادتیاں کی. تو یہ جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی کے حوالے سے کیا گیا ویلاگ ری تھنک ود عمر جاوید کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے. ری تھنک ود عمر جاوید. شکریہ.